नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक है संविधान से रिलेटिव। और इस टॉपिक में संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अनुसूचियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो संविधान में हमें जो अधिकतर पढ़ने वाली चीज़ होती हैं या जहाँ ज़्यादा फोकस करना होता है हमें, वो मैं एक बार आपको बता दूं कि किस किस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, एक तो हमारे जो विदेशी स्रोत होते हैं, एक तो हमारे जो स्रोत होते हैं वो पढ़ने होते हैं हमें, और एक हमारा अनुसूची होती हैं, एक हमारी अनुसूची होती हैं, ये पढ़नी होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने होते हैं, यानी कि अनुच्छेद, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल या अनुच्छेद पढ़ने होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, सभी नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, और हमें भाग पढ़ने होते हैं कि किस भाग में क्या दे रखा है, ये हमें पढ़ने होते हैं। और एक पांचवी चीज़ रहेगी इम्पोर्टेंट, वो है संविधान संशोधन, कि किस संशोधन के तहत, यानी कि कौन सा संशोधन कब हुआ था, कौन सा संशोधन है और उस संशोधन में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इनसे पूरी पॉलिटी में अधिकतर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे टॉपिक हैं, चाहो आप तो 2-3 दिन में सारे टॉपिक आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी चैनल पर स्रोत आपको करा दिए हैं, मैंने स्रोत वाला टॉपिक करा दिया है, यानी कि किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ ली गई है वो चीज़ करा दी मैंने। सही है, तो आज मैं आपको अनुसूची कराने वाला हूँ, और अनुसूची के बाद में मैं आपको आर्टिकल भी कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, और भाग भी कराऊंगा किस भाग में क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ करानी है, और संविधान संशोधन भी कराऊंगा। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ, यानी कि अनुसूची वाला टॉपिक लेकर आया हूँ, आज अनुसूची पर हम बात करते हैं। और आज की वीडियो में ही आपको अनुसूची याद हो जाएंगी, और इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अनुसूची। ठीक है, तो भारत के संविधान में मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि भारत के संविधान में जो भाग हैं वो कितने हैं, अनुसूची कितनी है, ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं। तो अनुच्छेद यानी कि भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। ठीक है, तो भाग हैं 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, यानी कि 22 तो भाग हैं, 22 भाग। और अनुसूची हैं, अनुसूची 12 अनुसूची हैं, यानी कि पहले 12 अनुसूची नहीं थी। ठीक है, पहले 12 अनुसूची नहीं थी, लेकिन अब ये आगे बढ़ गई हैं, पहले कम थी। और जो आर्टिकल हैं वो 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, तो सभी 395 याद नहीं करने, हमें इम्पोर्टेंट करने हैं। तो दोस्तों करते हैं अपना स्टार्ट टॉपिक अनुसूची। तो अनुसूची मैंने बताया आपको 12 अनुसूची हो चुकी हैं आज के टाइम तक, पहले 8 थी और बढ़कर ये 12 हो गई। ठीक है, तो पहली अनुसूची है प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची ये है। इसमें क्या दे रखा है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख दे रखा है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि क्या पूछा है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दे रखा है भारतीय विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि क्या देखना हमें, वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो है वो दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ दे रखी है इसमें। ठीक है, तीसरी अनुसूची में विशिष्ट पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रारूप है। ठीक है, जितने भी हमारे मतलब राष्ट्रपति, न्यायाधीश हैं और प्रधानमंत्री वगैरह हैं, मंत्री हैं, सभी के लिए शपथ दे रखी है इसमें। सही है, शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में ये दे रखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, तो आप याद रखें किस राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पाँचवीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाँचवीं अनुसूची बार बार पूछी जाती है कि पाँचवीं अनुसूची क्या है। तो इसमें अनुसूचित जाति, यानी कि SC और ST, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो अनुसूचित है SC ST, ठीक है, और जनजाति क्षेत्र जो है उनके प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाँचवीं अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची क्या है, छठी अनुसूची कुछ विशेष राज्य हैं, उन विशेष राज्य के लिए उनके प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं छठी अनुसूची में। तो ये हमें
जो विशेष राज्य हैं उन्हें याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि छठी अनुसूची में किस राज्य के लिए किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रशासन का उपबंध है, प्रशासन के बारे में उपबंध दे रखे हैं। सही, तो वो है असम। कौन कौन से राज्य हैं? एक असम है हमारा, एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, छठी अनुसूची में। कैसे याद रखेंगे? मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है कि आस्ती मामी। क्या है? आस्ती मामी, आस्ती मामी। आस्ती मामी से कैसे याद रखना है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 हैं आस्ती मामी से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में उल्लेख दिए रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दे रखा है सूची। 7वीं अनुसूची में सूची दे रखी है। ठीक है, सूची का मतलब क्या है कि भारत में द्विसदनात्मक सरकारें हैं, एक केंद्र की होती है, एक राज्य की होती है। ठीक है, तो इसमें केंद्र की जो सूची होती है उसे संघ सूची कहते हैं और राज्य की सूची होती है उसे हम राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शक्तियों का जो बंटवारा था या शक्तियों का वितरण था कि किसे कर टैक्स लेना है, किसे यहाँ खर्च करना है, क्या मतलब शिक्षा की शक्ति या सैन्य शक्ति किसे दी जाए, तो ऐसे संघ सूची और राज्य सूची 2 तरह की सूची बनाई गई थी और एक तीसरी सूची बनाई गई थी जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये 3 तरह की सूची बनाई गई थी। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में संघ के लिए विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में राज्य के लिए विषय दिए गए हैं। और समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें संघ भी कानून बना सकता है, और राज्य भी उसमें कानून बना सकता है। दोनों का अधिकार बराबर है, लेकिन मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा अधिकार रहेगा संघ सूची का रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि संघ सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, विषय बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संघ सूची में जो संघ सूची थी उसमें 97 विषय थे पहले मूल संविधान में। कितने? 97 विषय थे। ठीक है, मैंने लिख रखा है कि मूल संविधान में कितने? 97 विषय थे, लेकिन अब 3 विषय इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो कितने हो गए? 100 विषय हो गए। अब कितने विषय हो गए? अब हो गए इसमें 100 विषय वर्तमान संविधान में। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे और अब वर्तमान में कितने विषय हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। पहले 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे मूल संविधान में और अब हो गए 61 विषय। पहले 66 थे और अब हो गए 61 विषय। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब हो गए 52 विषय। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं, यानी कि संघ सूची में बढ़ गए और तुम्हारे समवर्ती सूची में भी बढ़ गए, लेकिन राज्य सूची में से निकाल दिए गए हैं विषय। ठीक है, 66 से 61 रह गए। तो आगे और देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी भाषा का उल्लेख था। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो ये 22 भाषाएं एक एक करके जोड़ी गई हैं, 1-1, 2-2, 3-3 करके जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई होंगी। ठीक है, और कब जोड़ी गई हैं वो हमें डेट याद रखनी है, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और हर एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस अनुसूची को इम्पोर्टेंट मार्क दूंगा। ठीक है, तो देखो 22 भाषा का उल्लेख है इस सूची में, पहले 14 भाषाएं थी। तो समय समय पर निम्न भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो सबसे पहले 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, वो सिंधी जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई है वो सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? ये 1967 में। ये डेट याद रखना भाई साहब, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। भाषा हो गई है 15। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन और आया था 1992 में। ठीक है, तो वहाँ पे जोड़ा गया था नमक। क्या जोड़ा गया था? नमक जोड़ा गया था। ठीक है, नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था, 92 में संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा, यहाँ 4 भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो 15 ये हो गई और 3 ये हो गई, 15 3 18 और 4 भाषा और जोड़ देंगे
22 भाषा हुई हुई, ठीक है। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी हैं? मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, ठीक है। लास्ट में जो भाषा जोड़ेगी मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी? बॉड मास, बॉड मास, ठीक है। बहुत पढ़े होंगे मैथ में। बॉड मास क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। तो बॉड मास याद रख लेना, यानी कि मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी। तो ये हमारे संविधान संशोधन हुए थे भाषाओं से रिलेटिव। अब हम आगे देखते हैं नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची, देखो मैंने बताया था आपको कि मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब हो गई 12 अनुसूची। तो 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 4 अनुसूची हैं, तो नवीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 11वीं 10वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, 11वीं अनुसूची कब, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, क्यों जोड़ी गई थी और क्या क्या जोड़ा गया था उसमें, ठीक है। तो देखते हैं। नवीं अनुसूची है, नवीं अनुसूची जो है वो है, नवीं अनुसूची यह है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है इसमें, ठीक है। तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है और इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए संविधान संशोधन पहला कब हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और यह संविधान संशोधन एक अनुसूची जोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी है? नवीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। और आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची पे। फिर एक और संविधान हुआ था और 10वीं अनुसूची बनाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उस टाइम क्या हुआ था, सरकार बनाती थी और उनके कुछ विधायक उससे निकलकर, जो मौजूदा सरकार थी उस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में पहुंच जाते थे और उस सरकार को गिराकर एक नई सरकार की स्थापना कर देते थे। तो इस नियम को रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार चल रही थी उस टाइम 1984-85 में। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस दल बदल वाली प्रक्रिया को रोकने के लिए यहाँ पर एक कानून आया था, दल बदल विरोधी कानून आया था, ठीक है। तो इसे 10वीं अनुसूची के आधार पर इसे, यानी कि जो संसद के या विधानसभा के सदस्य थे उनकी निरर्हता यानी कि अयोग्यता ठहराना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अगर कोई भी विधायक सरकार बनने के बाद में अगर दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता जो है कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें प्रावधान किया गया था 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में अपना उपबंध, ठीक है। तो इस सूची को 52वें संविधान संशोधन, इस सूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायतों की संख्या का प्राधिकार दिया गया है। इसमें 29 विषय हैं। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताओ 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। किससे संबंधित है? पंचायत की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। विषय इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 12वीं अनुसूची, जब पंचायत मतलब ग्राम पंचायत आ गई तो उसके बाद में शहरी क्षेत्र की भी शक्तियाँ जोड़नी पड़ेंगी, सही है। तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की शक्तियाँ और प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। ये 74वें संविधान संशोधन 1973 में ही ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। और इसमें जो विषय है इसमें विषय है 18। तो पंचायत की शक्तियों में 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में ये है 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये हमारी अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ थी, तो मैंने 12 की 12 अनुसूची बता दी। एक बार में आपको थोड़ा सा स्पीड से जो थोड़ी बहुत ट्रिक बन जाती है, ट्रिक इसकी वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे अनुसूची याद रखनी है, ठीक है। सभी अनुसूची में नहीं, 12 अनुसूची याद कर सकते हैं आप, लेकिन जो ट्रिक के हिसाब से क्या ट्रिक इसमें अप्लाई हो सकती है कौन सी याद करने के लिए, तो देखो प्रथम में तो राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। और दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन है। तीसरी में शपथ है, ठीक है। तीसरी शपथ, तो यहाँ याद रख सकते हैं तीसरी और शपथ, ठीक है। इतना याद रखना, तीसरी और शपथ। अच्छा, चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। 5वीं में क्या है? मतलब SC ST और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। 6ठी में क्या है? 6ठी में आस्ति मामी के लिए विशेष प्रबंध, आस्ति
मामी के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए विशेष प्रबंध है। ठीक है। अच्छा, सातवीं देखो यहाँ याद करेंगे, सातवीं से सूची, सातवीं सूची। अब सूची आप जानते हो 3 सूची होती है, संघ सूची और राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची से, बस सातवीं। और आठवीं में भाषा है, बस ये देखना है कि आठवीं में क्या है, भाषा है। ठीक है, और बाकी याद करनी है। और अपना ये आ गया, 9वीं में संपत्ति का अधिग्रहण है, और 10वीं में दल बदल। 10वीं यानी कि हम कह सकते हैं 10 और इधर दल बदल, तो ऐसे याद रखना है हमें, क्या 10वीं दल बदल। ठीक है, 7वीं सूची, 8वीं भाषा, और 11वीं में पंचायत है, और 12वीं में शहरी क्षेत्र की शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक आज का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैंने आज कराई है, और आप सभी से उम्मीद है कि इस चीज़ को बहुत बखूबी आप पढ़ेंगे और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपना एक क्वेश्चन सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।